बाबू जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। घर जाके आप लोगों ने पढ़ा और 1 घंटा लग गया पढ़ने में, 15 मिनट लग गए पढ़ने में, आधा घंटा अपना याद भी कर लिया बस। ठीक है, छा गए आप लोग, क्योंकि पढ़ने में तो आधा घंटा नहीं लगने वाला, जितना सा था वो पढ़ने में तो 10 मिनट भी नहीं लगने थे। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि हमें वर्ड मार्केट समझ आया है? मार्केट और इंडस्ट्री का फर्क समझ आया है? क्या बिला थोड़ी सी रोशनी डालें, ये मार्केट और इंडस्ट्री में क्या? मार्केट जो है वो ऐसी जगह जहाँ सप्लाई की सेलिंग भी हो सकती है, वो ज्योग्राफिकल प्लेस भी हो सकती है, वो ज्योग्राफिकल प्लेस भी हो सकती है, कोई लॉजिकल वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है। इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली कलेक्शन है सप्लायर्स का जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्री एक पूरा जोन है, एक खास तरह के बहुत सारे सप्लायर, मतलब एक ही तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट में डील करने वाला वो पूरा का पूरा जोन जो पूरे मुल्क में शायद ऑपरेट कर रहा होगा, वो इंडस्ट्री है। कि जो कागज बेच रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सारा का सारा जो है ये पेपर इंडस्ट्री है, और उसमें सब सेगमेंट्स, उसके अंदर फिर अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। और जो मार्केट है वो ओवरऑल इंडस्ट्री की भी हो सकती है और किसी ना किसी एक सेगमेंट या सेक्टर की भी हो सकती है, और एक सेक्टर में एक से ज्यादा मार्केट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं फिजिकल मार्केट्स हों और बीच में कुछ वर्चुअल मार्केट्स भी हों। इंडस्ट्रीज की कल आप लोगों ने एग्जांपल दी थी, और फिर इंडस्ट्रीज की कुछ किस्में इन्होंने बताई, बेसिकली सिर्फ पुकारने के हिसाब से किस्में, ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री की वाकई में हम कहें कि 5 किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं। उन्होंने फेजेस के हिसाब से बताया है कि कुछ मैच्योर हुई हुई इंडस्ट्रीज हैं, कुछ डिक्लाइन हुई हुई हैं, कुछ अभी आनी है सामने, अभी उनके ऊपर काम जारी है। जिनके ऊपर काम जारी है, जो अभी आने वाली है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो इंडस्ट्रीज जो खत्म होने वाली हैं, वो जो पीक पे पहुंच गई हैं, वो जो बहुत टूटे टूटे से हिस्से, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री वो क्या होती है? इंडस्ट्री कैन बी डिक्लाइनिंग, कैन बी मैच्योर, कैन बी इमर्जिंग। ग्लोबल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया लेवल पे ऑपरेट कर रही है। नॉर्मली आईटी की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में ज्यादातर चीजें ग्लोबल होती हैं, और उसके अलावा वो वाली कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चलती हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ जो है वो ब्रांड्स हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो वाला सेटअप जो है वो ग्लोबल, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है या जो मोबाइल खरीदने वाला जो सेटअप है, ये पूरी दुनिया की इंडस्ट्री है। लेकिन नमक निकालने वाली इंडस्ट्री शायद हर जगह नहीं होगी, तो इसलिए ग्लोबल इंडस्ट्री वो जो तकरीबन सारी दुनिया में छाई हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर मार्केट समझ आएगी। मार्केट को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस किस तरह से पुकार सकते हैं? ज्योग्राफिकल बेसिस पे, उस इलाके की मार्केट, उस इलाके की, उस मुल्क की मार्केट, उस सूबे की मार्केट, उस पूरे जोन की मार्केट, उस कॉन्टिनेंट की मार्केट, कोई भी फिजिकल लोकेशन, कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर्स के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मुझे कुछ 5-6 एग्जांपल्स देंगे आप लोग? ये मुश्किल बात है। कस्टमर्स के हिसाब से अगर हम मार्केट को वो करें, एलीट क्लास, यस, आपके ये एलीट क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, तो आप जो भी मार्केट बना सकते हैं कि ये हम एलीट क्लास की मार्केट को टारगेट कर, ठीक है। बच्चों की मार्केट, बड़ों की मार्केट, जी, सीनियर सिटीजन्स और अदर्स। उधर से आवाज आई, लेडीज, जेंट्स, यस, ये भी अलग अलग तरह से मार्केट। ब्लाइंड कस्टमर, स्पेशल जो वो हैं, इश्यूज हैं जिनके साथ, वो स्पेशल सिटीजन्स, उनकी एक अलग मार्केट हो सकती है। सैलरीड पर्संस और जो अनसैलरीड है या जो जॉब होल्डर्स नहीं है, जॉब वो कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या घर बैठे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। प्रोफेशनल्स और अदर देन प्रोफेशनल, मतलब आईसीएफ कई दफा एक कोर्स तो बताता है कि ये कोर्स हम करवा रहे हैं प्रोफेशनल्स के लिए इतना है, और अदर देन प्रोफेशनल्स इतना है। डिसेबल्ड पर्सन, जैसे भी हमने कहा कि जो स्पेशल सिटीजन है जी, तो आप लोग तो छा गए। तीसरी कौन सी कैटेगरी? प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से। उसकी तो आप लोगों ने कल बेताशा एग्जांपल्स दी थी कि कोई किसी भी प्रोडक्ट का नाम लें
उसकी मार्केट को हम जिक्र करना शुरू कर देते हैं। सर जी जल्दी आ गए आप? नहीं, पिछले सर जल्दी चले गए। तो मैं नॉर्मली 5 मिनट का अखलाकन वेट कर रहा होता हूँ, तो मैं नीचे आया तो एक आध बच्चा नीचे आता हुआ नजर आया। मैंने कहा इसका मतलब है कि सर निकल के रास्ते में ही है। तो मैं फिर बाहर आके खड़ा हो गया, पर 12 बजे मैं अंदर एंटर हुआ। मैंने कहा मैं जुल्म ना करूं बच्चों के साथ, जो है ना। एक दो बच्चे बाहर निकल के मुझे देख के डर के वापस अंदर जाने लगे, तो उनको मैंने कहा नहीं भाई, आप नीचे से जो छीटा छीटा मार के आना है मुंह पे। असल में आप लोगों के लिए मुश्किल काम है। आप लोग पूरा दिन 5-6 घंटे इंटेलेक्चुअल्स को बर्दाश्त करते हैं। हमारा आसान काम है, हमने भोले वाले बच्चों को बर्दाश्त करना होता है। बस आप तादाद में ज्यादा होते हैं, हम तादाद में कम होते हैं, लेकिन हमारा काम इतना टफ नहीं है जितना आपका टफ काम है। इतने ज्यादा जो है ना वो सखील दिमागों वालों को बर्दाश्त करना जो है ना, वो भी आसान काम नहीं है जी। गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड, गुज़िश्ता डिस्कशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, ये टोटल समझ के चलना है। आपको कल अंदाजा हो गया होगा कि रट्टा उतना नहीं है जितना इसमें लॉजिक है जी। जी इसके क्वेश्चन अभी नहीं मिले। एक दफा मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूं ना, एक दफा मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी होती है। एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा आपको, उसमें आप लोग सवालों से टक्कर मारेंगे, अपने अपने तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और मैं वेरी नेक्स्ट डे फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ 4-5 तरह के किस किस तरह के सवाल आते हैं, हर सवाल को अप्रोच करने की क्या टेक्टिक होती है, और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। अगर तब तक आई के अपने रिवाइज बुक नहीं दी, तो मैं फिर पिछली किताब के मुताबिक वो क्वेश्चन बैंक आपको दे दूंगा। तकरीबन उसमें 70-80 प्लस क्वेश्चन है थ्रू आउट जो हमारा मैनेजरियल पोर्शन है उसका। लेकिन एक दफा एक टेस्ट में चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो अनदेखा है, छोटा सा टेस्ट हो, मतलब अभी हमने हल्का सा पढ़ा हो, आपको कम से कम एक दफा समझ आ जाए कि इसके सवाल किस तरह के आते हैं, और पहले दिन से आप अलर्ट हुए हो कब हमने पढ़ते हुए लॉजिकल अप्रोच पर ज्यादा फोकस रखें जी। इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मतलब ये डिपेंड करता है कि मॉडल से सवाल आया या नहीं आया। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी होता है, लेकिन उधर भी कंपनी लॉ बी लॉ वाला रट्टा नहीं चाहिए होता है कि एग्जैक्टली वो लिखना है जो किताब में पॉइंट बताए थे, या वो डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, जरूरी नहीं है कि आप इसकी डेफिनेशन इन अल्फाज में दें जो यहाँ पे लिखी हुई है। आप अपनी प्लेन इंग्लिश में मजीद उसे तोड़ के बताना चाहें बता सकते हैं। ये कानून नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। यहाँ आप ओपन है, यहाँ आप खुद से लिख सकते हैं। हाँ, इसमें रट्टा उतना नहीं है। रट्टा ज्यादा ये है कि आपको नाम पता हो, उनका मतलब पता हो, उसके अलावा आप मैक्सिमम खुद से लिख सकते हैं। रट्टा आएगा मॉडल्स में। मैं आपसे कहूंगा ये वाला मॉडल है, इसमें ये 5 बातें की हैं, तो वो वाले भाई साहब जिन्होंने मॉडल दिया और वो 5 बातें, उनको रट्टा मारना, उसके अंदर की कहानी खुद से लिखी जा सकती जी। ऑनलाइन फिजिकल कोई सवाल गुज़िश्ता लेक्चर जी, असल में डिपेंड करता है ना कि कंज्यूमर्स किस तरह के, मतलब उन्होंने क्या है कि हम मार्केट को कंज्यूमर्स के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं। अब कंज्यूमर हर मार्केट में मौजूद है। अभी तो हमने एक बड़ी मजे की डिबेट करनी है कि कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। जिस भी दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन हम बीच में इस लेवल पे बहुत लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं जाते। कभी कस्टमर कह देते हैं, कभी कंज्यूमर कह देते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है और बिजनेस दोनों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। सर ये मैनेजमेंट, ये जो इंडस्ट्री है जो सेक्टर में पॉइंट है, मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज व्हिच इंडस्ट्री एंड सेगमेंट दे आर ऑपरेटिंग। बिल्कुल, मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज कि वो कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेक्टर में है। अगर मैं बिजनेस करूं और मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करता हूं, तो फिर मुझे पता ही नहीं लगेगा उस इंडस्ट्री के लॉस कौन से हैं। फिर मुझे टीवी पे देख रहा हूँ, वो कहेंगे जी शुगर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने ये वाला डिसीजन लिया है, तो मैं कहूंगा पता नहीं किसकी बात हो रही है, मैं तो चीनी बनाता हूँ। तो पॉइंट ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी है। मतलब सिंपल सी बात है कि कोविड आता है और गवर्नमेंट कहती है सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद होंगे, और हम कहेंगे हम एजुकेशन थोड़ी दे रहे हैं, हम तो सर्विसेज दे रहे हैं। तो वी नीड टू नो कि हम अल्टीमेटली ब्रॉडर टर्म में एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कह दिया कि भाई रुक जाओ, अभी क्लासें बंद कर दो, अभी कोविड का मसला ये है, तो हमें पता होना चाहिए। तो बिजनेस को ये पता हो, ये रिकॉग्नाइज करे बिजनेस कि वो कौन सी इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर में है, ताकि उस सेक्टर में कंपटीशन देखे, उस सेक्टर के रूल्स को समझे, उस सेक्टर से रिलेटेड सारी चीजें उसकी गिरफ्त में जी। गुज़िश्ता लेक्चर में जो आपने पढ़ा, जो किताब में था, कहीं इंग्लिश का कोई मसला, कहीं ओवरऑल सेक्टर और सेगमेंट एक बात होगी जी। सेक्टर और सेगमेंट फिलहाल तकरीबन एक ही बात है। आगे जाके फिर हम सेगमेंटेशन देखेंगे, वो आप कस्टमर्स के अंदर भी सेगमेंटेशन करें जी।
आप लोग तो बड़ी जल्दी जी। जी, इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर वो सेगमेंट है, सेगमेंट हिस्से को कहते हैं। वो सेगमेंट है या वो हिस्सा है जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। मतलब अगर मैं कहूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर तो सारी चीजें एक ही तरह की फैक्ट्री कर रही होती है तो शायद मैं आइडेंटिफाई ना कर सकूं, लेकिन मुझे पता लगेगा कि कॉटन और उसका बीज अलग करने वाले अलग तरह के लोग हैं। फिर जो कॉटन बच जाती है उसमें से धागा निकालने वाले और तरह के लोग हैं। उस धागे को जोड़ के कपड़ा बनाने वाले और तरह की फैक्ट्रीज हैं। उस कपड़े को कलर करने वाले और तरह की फैक्ट्री है। फिर उस कपड़े पे डिजाइनिंग करके उसको फाइनल फिनिश किसी प्रॉपर कुर्ते की फॉर्म में, किसी और पीस की फॉर्म में लाने वाले वो अलग लोग हैं। तो इसका मतलब है कि एक उसमें इंडस्ट्री में अलग अलग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, वो आइडेंटिफाइबल है। एजुकेशन इंडस्ट्री है, लेकिन ऑब्वियसली 5वीं जमात पढ़ने वाले और सीए पढ़ने वालों में थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़े से ज्यादा मेहनती होते हैं। तो मतलब अच्छा नहीं, आप ज्यादा मेहनती नहीं होते? हाँ, थोड़े से ज्यादा मेहनती होते हैं। आप जरा कभी याद कीजिएगा बचपन में आप कितना पढ़ा करते थे। सोते हुए आपने, बल्कि 9th में तो आपके पास टाइम ही नहीं होता था। आप या पढ़ते थे या सोते थे, बीच में 1 आध घंटे के लिए क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। तो आप लोग सुस्त हो गए मजीद, और आप समझ रहे पता नहीं आपने क्या तूफान मचाया। उस वक्त 10 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उस वक्त कॉलेज जाना जरूरी होता था, डांट पड़ती थी, फाइन होते थे, जुर्माने होते थे। इस वक्त आजाद है। तो आप तो तनजुली की तरफ गए, स्मार्ट वर्किंग की तरफ आ गए। पर आप कहेंगे सर हम मैच्योर हो गए, हमारा दिमाग ग्रो कर गया, अब हम कम टाइम में अच्छा पढ़ लेते। मैं बड़ी मुश्किल से अपना हाथ रोका यहाँ पे। सर मैच्योर मार्केट एक दफा बता दें, मैच्योर मार्केट या मैच्योर इंडस्ट्री या मैच्योर सेक्टर या इस तरह से करके जो एक खास जगह पे पहुंच गया, अब उसमें मजीद कोई नई ग्रोथ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की कुर्सियां, अब प्लास्टिक की कुर्सियों में अब को बहुत नई, बहुत तूफानी इनोवेशंस नहीं आ रही। वो एक खास जगह पे पहुंच के रुक गई है कि बस अब इसी तरह से चीजें आती हैं। या हम कहें कि एलईडीज या जो लाइट्स वगैरह हैं, ये खास जगह पे पहुंच गई हैं। अब इसमें कोई बहुत शदीद जिद्दत नहीं आ रही। हाँ, लेकिन एसी की मार्केट एक खास जगह पे रुक गई थी, फिर क्या हुआ, इन्वर्टर्स की तरफ चल पड़े, तो वो इंडस्ट्री ने अपने आप को थोड़ा सा टिल्ट किया। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो खास पीक पे पहुंच गई हैं, अब उसमें मजीद कुछ नहीं होना। आपकी एफएससी के कॉलेज क्या नई वैरायटी ले आएंगे? 40 टेस्ट ले रहे हैं वो साल में, एक पूरे सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। सिलेबस कुछ 25-30 साल में एक दफा रिवाइज होता है ओवरऑल। तो वही किताबें, वही टीचर्स हैं। टीचर सवाल कराते हुए आपको कहते हैं पेज नंबर 73 पे तीसरा सवाल निकाले, वो हम शुरू करने लगे। इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई ना। अब उस इंडस्ट्री में क्या अब नई वैरायटी आ रही है जब तक सिलेबस चेंज ना हो, और सिलेबस चेंज होने के बाद थोड़ा सा अरसे डिस्टर्बेंस रहती है, फिर दोबारा से चल पड़ता है। और कुछ ऐसी हमारी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जो हर वक्त बदल रही है। मतलब सेशन शुरू हो चुका हुआ है और अभी तक हमें हमारी अपनी किताब आई के अपने वेबसाइट पे डाली नहीं है, और ये लिख दिया है कि रिवाइज किताब होगी, और सिलेबस में चेंज भी कोई नहीं की। अब पता नहीं कौन सी जगह पे किस चीज को कम किया है, किसको ज्यादा किया है, हम अभी तक कंफ्यूज है और इंतजार कर रहे हैं कि किताब आए तो जरा उसकी शक्ल देखे। तो कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज होती है जो हर वक्त ही बदल रही होती है जी। तो मैच्योर एक खास जगह पे पहुंच के रुक गए हैं, अब उसमें मजीद ग्रोथ नहीं है, और बस अब वो उसी तरह से चलते रहेंगे। और उन इंडस्ट्रीज में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ का मार्जिन नजर नहीं आ रहा, वो एक खास जगह पे पहुंचे हुए हैं और उसमें अब इनोवेशन खत्म है। सर ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं और हमारे प्रीवियस टॉपिक के। जी असल में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात बड़ी मजे की है कि अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे का सवाल आया, मैंने इधर देखा और तब तक मैं अगले टॉपिक पे चला गया, मैं कट ऑफ टाइम पे रुक के सवाल देखने की कोशिश करूंगा। एक ऐसा टाइम जब मैं एक बिल्कुल नई चीज बात करने लगा हूँ, तो एक दफा मैं रुक के सारे सवाल क्लियर करके फिर वो नई वाली बात शुरू करूंगा। तो वो कई दफा ये होता है कि आप 2-3 इंडस्ट्रीज की टाइप बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन मैं डेली रुक के भी मौका दूंगा और हर अगले दिन भी मौका दूंगा कि पिछले दिन के सवाल जवाब जो है वो कवर हो सके। ठीक सर, ये ग्लोबल और इमर्जिंग सेम लग रही है।
ग्लोबल किसी भी जगह फिट हो सकती है। ग्लोबल का ताल्लुक है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में, अब हो सकता है कोई एक ऐसी मैच्योर इंडस्ट्री हो जो ग्लोबल हो सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो डिक्लाइनिंग पे और तो ग्लोबल का मतलब है वो जो पूरी दुनिया में या ज्यादातर दुनिया में। और ये जो डिक्लाइन, मैच्योर और ये बाकी सारी हैं, ये फेजेस के हिसाब से इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज है। कोई सवाल फिजिकल ऑनलाइन? जी, कंपेटिटर्स जो है ये सेम मार्केट में होंगे? कंपेटिटर्स एक ही मार्केट में होते हैं, मतलब एक ही सेक्टर के अंदर एक मार्केट में होते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या हमारा कोई दूसरा कंपेटिटर इसी सेक्टर की किसी और मार्केट में भी है, फिर वो उस मार्केट में घुस उसे तंग करते हैं। वो अदरवाइज ये होता है कि अपनी अपनी मार्केट में खेलते रहते हैं। तो जब मार्केट चेंज होती है तो फिर उसके डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 रेस्टोरेंट है, चारों के चारों एक ही इलाके में हैं और लोग वहां आके, चंद रेस्टोरेंट छोड़े, छोटे से होटल्स हैं या खाने वाले, और बर्गर शवारमा और इस तरह से कर रहे हैं। लोग आके बैठते हैं, इधर से बर्गर खा लिया, इधर से शवारमा खा लिया, पता लगा 2 बर्गर वाले उनका आपस में क्लैश भी है। अब ये वो मार्केट है जिसमें वो लड़ रहे हैं। एक बर्गर वाले ने चालाकी ये दिखाई कि उसने फूड पांडा वाला से राब्ता कर लिया और उस पर भी अपने आप को रजिस्टर करा दिया। अब वो एक अलग मार्केट में घुस गया, वो जो ऑनलाइन वाली मार्केट है। तो अब उस मार्केट में ये साथ वालों से compete नहीं कर रहा, लेकिन उस मार्केट में कुछ और कंपेटिटर है। तो साथ वाला जिस दिन ये रियलाइज करेगा कि मेरे इधर बिल्कुल करीब के बर्गर वाले ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो भी उस मार्केट में चला जाए। तो नॉर्मली जिस मार्केट में लोग मौजूद होते हैं वो कभी कभी अपनी मार्केट बदलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि अपनी सेल्स ज्यादा बेहतर कर सके। और इस वक्त तो 2 मोड बहुत कॉमन है, फिजिकल और ऑनलाइन, और तकरीबन हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में यही हो रहा है। ये जो बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स, बड़े बड़े ये सेटअप्स हुआ करते थे, अब ये इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हो रहा है कि अगर हम अपने बड़े गोदाम बना लेते और अपनी पब्लिक प्लेस इतनी बड़ी ना बनाते तो हम ज्यादा फायदे में रहते, क्योंकि आधे से ज्यादा सेलिंग ऑनलाइन पे होना शुरू हो गई, एप्स पे होना शुरू हो गई है। लोग इतने सुस्त हो गए हैं कि वो एक लिस्ट भेज देते हैं, वो कहते हैं हमारे घर डिलीवर कर दो, चार्जेस ले लेना बेशक। ख्वारी से बचना चाहते हैं, फिरने से बचना चाहते हैं। तो ये जो लेयर नीड है, घर बैठे बैठे पिज्जा खाने की नीड, घर बैठे बैठे क्लास पढ़ने की नीड, इसकी वजह से वो बिजनेसेस को मौका मिला है कि वो उन डायमेंशन में जाएं जो डायमेंशन अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं की थी। स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा हुआ है, मेहनत करने वालों को बड़ा फायदा हुआ, वो साथ साथ अपने पैरेलल कुछ एवेन्यूज देखना शुरू हो गए, ऑनलाइन कमाना शुरू हो गया। ऑल्दो मतलब कुछ लोग वो यूट्यूब और उस तरफ चल पड़ते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन एवेन्यूज ऐसे हैं जहाँ फिजिकल बैठ के साथ साथ छोटी सी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में टैलेंटेड बंदा जब तक नौकरी शुरू नहीं करता था तब तक अपने आप को साबित नहीं कर पाता था, ऑनलाइन ने तो सारी दुनिया ओपन कर दी। वापस जी, अंदरून लाहौर में तो फूड मार्केट वहीं पे है, फिजिकली है, वहाँ पे तो कोई जी इनने का अंदरून मार्केट में तो मार्केट वही है, वहां तो कोई ऑनलाइन नहीं है। असल में ऑनलाइन की खूबसूरती ये है कि नजर नहीं आती। इस कॉलेज को देख के, इसकी क्लास को देख के लगता है कि इनको ऑनलाइन की कोई जरूरत है, ऑनलाइन होना चाहिए नहीं। और क्या ऑनलाइन नजर आ रहा है कहीं? यस। तो ऑनलाइन कई दफा चल रहा होता है और पता भी नहीं लग रहा होता। आप अगर Daraas.pk पे जाएं, आप एक प्रोडक्ट लिखें, उस प्रोडक्ट के आपको 25 सप्लायर मिल जाएंगे जो कि आपने अपने शहर में घूमते हुए कभी 15 से ऊपर सप्लायर नहीं देखे हो। तो उसमें वो अंदरून वाले सप्लायर भी मौजूद होंगे। तो वही बात है, वो सामने जरूर आपके, आप सामने आके थोड़ी बताएंगे हम ऑनलाइन भी डील कर रहे हैं। वो अपने फिजिकल वालों को फिजिकली डील करते रहेंगे क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, और साथ में अपनी डायमेंशन बढ़ाएंगे और ऑनलाइन में एक और दुनिया को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब अब देखे ना, कराची का एक बंदा बड़े आराम से अपनी चीजें लाहौर के एक बंदे को बेच रहा है। लाहौर का बंदा कभी वहां गया नहीं, बस सिर्फ उसने दराज पे जाके देखा, एक अच्छी सी ऐप पे चीजें खूबसूरत सी नजर आई, उसने देखा, ओके की, ऑर्डर किया और घर आ गई चीज। तो ये चीज अच्छी लगी कि आप लोग ना पहले ही दिन से बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यही हमारा मकसद है। आपको अकाउंटेंट के साथ साथ जो है ना बिजनेसमैन बनाना है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बनना। सब पोटेंशियल कस्टमर एक्सप्लेन कर दें, कल भी हमने बात की थी, मुमकिन कस्टमर, वो कस्टमर्स जो अभी आपके आने वाले हों, वो जिनके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो। एक भाई ने एक जुमला लिखा है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, कि मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज व्हिच इंडस्ट्री एंड सेगमेंट दे प्रोड्यूस इन। इसको ट्रांसलेट कर दें। अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, अगर आप बाद में इसकी रिकॉर्डेड देखेंगे ना वीडियो, तो तकरीबन 10वें-12वें मिनट के ऊपर इसके ऊपर एक डिस्कशन हुई थी। यही सवाल क्लास में आया था, मैंने इस पे डिबेट की थी।
सर सर्विसेज सोल्ड कैसे होंगी? सर्विसेज तो प्रोवाइड की जाती हैं, रेंडर की जाती हैं। असल में होता क्या है कि पहले सर्विस सिर्फ सर्विस होती थी, अब सर्विस भी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट बना दी जाती है। क्लास है, पहले टीचर क्लास में आता था, पढ़ाता था, चला जाता था। अब ये सारे इक्विपमेंट उस फिजिकल हुई भी सर्विस को कैप्चर करके उसको एक रिकॉर्डेड सर्विस बना देते हैं, और साथ में एक व्हाट्सएप आ जाता है जिससे वो टीचर साथ इन हो जाता है या कुछ और एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो अब ये जो ऑनलाइन है ये अक्सर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक सर्विस को एक शक्ल दे दी प्रोडक्ट की और उसके साथ कुछ एसोसिएट छोटी छोटी सी सर्विसेज दे दी, उससे वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ ये हाल है तो चैप्टर 5 में क्या होगा? चैप्टर 5 तो है ही कि टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस के साथ क्या किया है। मजा आएगा? ठीक है, हम फरवरी तक सिलेबस लेके जाएंगे। नहीं सर, नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी फिर आगे कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं। हम चलते चलते एक कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, कन्वर्जेंस। एक चीज जो मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सुन लेना है, बाद में पढ़ लेना। आपको लगता है कि ये तो बहुत ही स्लो रूट से आ रहे हैं, तसल्ली से 15-20 मिनट बाद ही बताएंगे, सामने 4 लाइनें लिखी हैं, मैं जल्दी से पढ़ के पहले से ही नॉलेज हासिल कर लूं। असल में वो लाइनें जरूर पढ़िएगा, घर जाके पढ़ेगा, सेशन खत्म होने के बाद या जब मैं पढ़ा के इधर आपको दिखा दूं उसको पढ़ लें, लेकिन समझने पे जोर देना है। नोट्स आपके पास हर वक्त मौजूद है, वो तो फिर आपको नोट्स मिल गए, फिर तो घर बैठ के उसे रटा मार लें। एक दफा समझ लें ताकि वो कॉन्सेप्ट आ जाए पेपर के हिसाब से, और फिर पढ़ लें इसलिए कि आपको उसको लिखना आ जाए, आपको बताना आ जाए। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? अब यकीन माने ये वाली क्लास इस मोड में मजबूरी थी, अदरवाइज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं चलते फिरते जो है आप लोगों से गुफ्तगू करूं, लेकिन इन लोगों से फिर मैं बहुत ज्यादा दूर हो जाऊंगा। कन्वर्जेंस, कभी कभी ना एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के कुछ फीचर्स पकड़ना शुरू कर देती है। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री अपने आप को किसी और सेक्टर या इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करती है और अपने आप को रिफाइन कर लेती है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मोबाइल। मोबाइल में कैमरा, मोबाइल में प्लानर, मोबाइल में कैलकुलेटर, मोबाइल में टू डू एक्टिविटीज, मोबाइल में कंप्यूटर। तो कितनी इंडस्ट्रीज खा गए? कैमरा लेने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है, घड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना, तबाह हो गई। तो घड़ी हाथ में पहने हुआ बंदा भी मोबाइल पे टाइम देखता है, क्योंकि उसने हाथ पे तो दूसरों को दिखाने के लिए पहनी हुई होती है। तो कन्वर्जेंस है कि आपकी एक इंडस्ट्री चलते 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 अडॉप्ट करती है कुछ और चीजों को और उस तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो कि सादा फर्नीचर दे रहे थे वो कंफर्ट फर्नीचर की तरफ आते चले गए। वो सोफे जो बैठने के लिए इस्तेमाल होते थे आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन लेटने वाले सोफे आना शुरू हो गए, कि जी आगे इस तरह से करके वो स्टेप बन जाएगा, उसमें यूं मार्जिन होगा कि आप बस बैठो नहीं, आप तकरीबन लेटते चले जाओ। सोफा कम बेड आ गया कि जी आप एक ही वक्त में सोफे के तौर पर उसे इस्तेमाल कर लो, और ज्यादा दिल कर रहा है बहुत ही फ्री हो के आप लेटने का, तो आप जनाब उसे वो करके और फिर लेट जाओ। तो होता ये है कि ये इंडस्ट्रीज कन्वर्ट हो रही होती हैं, एक इंडस्ट्री दूसरे में, दूसरे तीसरे में। हीटर अलग चीज होता था और एयर कंडीशनर अलग चीज होता था, इन्वर्टर ने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो कन्वर्जन समझ आ रही है? एक इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता दूसरी इंडस्ट्री में आ रही होती है। हम फिजिकल क्लासेस दे रहे होते थे, हमने ऑनलाइन को भी बीच में अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसा क्यों किया? क्या हम हमेशा से सोचते थे कि इस तरह से कुछ ऑनलाइन बनाए, मजा आए जबरदस्त? नहीं, कोरोना आ गया हालात की वजह से। कभी कभी आप हालात की वजह से ऐसा करते हैं, कभी कभी आप डिमांड की वजह से ऐसा करते हैं कि आपके यूजर ने कहा कि जी अब तो कोरोना है, हर कॉलेज ऑनलाइन दे रहा है, आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं दे रहे? तो करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपकी कन्वर्जन होती है, आपको कस्टमर या मार्केट की तरफ से आवाज आती है कि भाई हमें ये फीचर चाहिए, और कभी कभी आप इसलिए कन्वर्ट होते हैं कि आपको खुद लगता है कि ये फीचर मुझे ऐड कर देना चाहिए, इससे मेरी प्रोडक्ट ज्यादा मजेदार हो जाएगी। लोगों ने कभी भी नहीं कहा था कि एसी में से गर्म हवा भी आनी चाहिए,
इंडस्ट्रीज को लगा था, सप्लायर्स को लगा था कि अगर हम अपने एसी के साथ ये डुअल फंक्शन दे दें तो हम ज्यादा महंगा एसी बेच सकते हैं। वो लोग जो अपने शौक से 5-7 साल पहले से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, उन्होंने तो अपनी पसंद से कन्वर्जन की थी, वो डिमांड की वजह से कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो कभी कभी कुछ कन्वर्जन होती है जो आप प्लान करते हैं, सप्लायर प्लान करता है, और कभी कभी कुछ कन्वर्जन होती है जो आपको बाहर की तरफ से आती है। अब आज एक बर्गर वाला मजबूर हो जाता है जब उसका कस्टमर आके कहता है यार तुम्हारा बर्गर मुझे बड़ा पसंद है लेकिन मैं अक्सर घर से ऑर्डर करता हूँ, तुम फूड पांडा पे नजर नहीं आते। अब वो मजबूर हो गया है, किस वजह से? डिमांड की वजह से। तो कभी कभी कन्वर्जन पे आपको डिमांड मजबूर करती है, और कभी कभी आप खुद से ये रियलाइज करते हैं कि मुझे, आप फ्रॉम सप्लायर साइड ये रियलाइज करते हैं कि मुझे ये चीज अपनी प्रोडक्ट के साथ देनी चाहिए। अपनी सेक्टर में एग्जांपल देता हूँ, हम अगर ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए तो डिमांड की वजह से शिफ्ट हुए एट दिस कॉलेज, बट हमने किताबें देनी शुरू की, ये हमारी अपनी ख्वाहिश थी। ये कन्वर्जन हमने की, हम आपको क्लास के साथ, हम क्लास बेच रहे थे, हमने क्लास के साथ किताब देनी शुरू कर दी। ये सप्लाई साइड की कन्वर्जन, कि हमें ऐसा एहसास हुआ कि इन बच्चों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर हम इनको किताब भी भेज दें। आपकी डिमांड नहीं थी, लेकिन आपकी डिमांड ये जरूर थी कि जी अब ये कोरोना है, फलाना है, हम कॉलेज नहीं आ सकते, हम घर बैठ के क्लास लेना चाहें तो क्या? एक कन्वर्जन हुई डिमांड, एक हुई सप्लाई। सप्लाई और डिमांड वाला मामला समझ आ रहा है? थोड़ी सी इंग्लिश देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश। Sometimes two or more industry segments, two or more industries या segment converge हो जाते हैं, मिल जाते हैं, and become part of same industry, एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं, कि 2-3 तरह के सेगमेंट आपस में जुड़े और वो एक ही इंडस्ट्री। अब आज अगर मैं इन्वर्टर लेने जाऊंगा तो आई एज्यूम कि वो बिजली भी बचाएगा, वो ठंडक भी देगा और वो सर्दियों में गर्मी भी देगा। They can have a major impact on business strategy। इस तरह की कन्वर्जन से आपकी जिंदगी बदल जानी है, आपके बिजनेस को बड़ा फर्क पड़ जाना है, आपकी स्ट्रेटेजी पे बड़ा अहम इम्पैक्ट आ जाएगा इस तरह की कन्वर्जन का। कन्वर्जन की डिस्क्रिप्शन समझ आई? आप चाहें तो इसको अपने सादा अल्फाज में भी समझा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितने मर्जी प्लेन अल्फाज में आप इसे लिखना चाहिए, कोई लॉ नहीं है जिसकी डेफिनेशन हो वो याद हो। कन्वर्जन डिमांड लेड भी हो सकती है और सप्लाई लेड भी हो सकती है। डिमांड लेड, where pressure for conversions come from customers। डिमांड लेड, डिमांड की वजह से कन्वर्जन हुई, जैसे भी हमने बात की। Customers begin to think of two or more product as interchangeable। कस्टमर्स को लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चीजें आपस में इकट्ठी ली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स पहले बड़े शौक से अखबार पढ़ा करते थे फिजिकली, अब वो वेबसाइट पे जाते हैं ये सोच के वेबसाइट पे मिलना चाहिए हमें अखबार। पहले लोग टीवी देखा करते थे, अब YouTube पे लाइव चैनल देख रहे होते हैं या दरमियान में काम की खबर देख रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी जो कि तबाह हो सकती थी, ये सारे चैनल्स वगैरह बिल्कुल उजड़ जाते अगर ये लोग अपने अपने चैनल्स ना देते, अपनी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ना देते, अपनी अपनी वेबसाइट पे अपने चैनल की लाइव रीडिंग ना देते। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा 3 या 3.25 साल पहले टीवी के पीछे जो केबल है उसका थोड़ा सा मसला आया था, तो मुझे घर वालों ने कहा कि ठीक कराना है, घर वालों से मुराद मिसेस ने कहा कि ठीक कराना है, तो मैंने कहा ठीक है वीकेंड पे। वीकेंड आया, मैं भूल गया, अगला वीकेंड आया मैं फिर भूल गया, बहुत सारे और काम चल रहे थे, और अभी तक वो केबल नहीं लगी हुई, और हमें महसूस भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारा स्मार्ट टीवी है, जिंदगी आसान, हर चीज मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि जस्ट ये रियलाइज होता है कि हमें केबल की क्या जरूरत थी, और केबल ने चीजें अपने हिसाब से दिखानी थी, अपने टाइम पे दिखानी थी। हम अपनी पसंद से अपने टाइम पे अपनी पसंद की चीज को सर्च करके देख लेंगे, कोई न्यूज देखनी है, कोई खास खबर देखनी है, कुछ और वो करना है, हम सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो चीज है जो कस्टमर ने पसंद करनी शुरू, अगर वो नहीं रियलाइज करेंगे वो तब हो जाएंगे, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आज मैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ केबल की, मैच्योर इंडस्ट्री नहीं कहूंगा उसे, मैं कहूंगा भी डिक्लाइन हो गया। तो बिजनेसेस
कुछ समझना चाहिए या कम से कम अपने कस्टमर्स की ख्वाहिश समझें। तो डिमांड लेड का मतलब है कस्टमर समझना शुरू कर देते हैं कि इस चीज की जरूरत है और फिर बिजनेस मजबूर हो। दूसरी तरफ सप्लाई लेड कन्वर्जन, सप्लायर सी अ लिंक बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्री। सप्लायर देखता है यार ये चीज जोड़ी जा सकती है, मैं इसको उसके साथ मिला के वो कर सकता हूँ, मैं क्लास के साथ किताबें दे सकता हूँ बच्चों को, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन पोर्टल पे हम क्लास के साथ टेस्ट सेशन दे देते हैं। टेस्ट सेशन एक और वेबसाइट पे पड़ा हुआ होता है, क्लास एक और जगह होती है, दोनों को जोड़ के दे देते हैं। बच्चे ने कभी नहीं कहा हमें लगता है कि अगर हम उसे साथ में टेस्ट देंगे, चूंकि वो ऑनलाइन यूजर हो तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। इनको नजर आता है कि हम बच्चों को किताब साथ में दे देंगे उसका फायदा हो जाएगा। तो ये सारी सप्लाई लेड है जिसमें सप्लायर इज थिंकिंग कि उसको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए और कुछ ऐसा करें। अच्छा उससे क्या होता है, आप कंपेटिटिव भी हो जाते हैं। इंटरनेट पे हर तरफ बात चल रही होती है, ये कॉलेज महंगी फीस ले रहा है, ये कॉलेज महंगी फीस ले रहा है, इसकी बात नहीं होती और होती भी है तो चार बच्चे अपने ही आगे डांट देते हैं, यार खुदा का खौफ करो, सोचो तो सही क्या बात कर रहे हो। क्योंकि कोई और किताब दे ही नहीं रहा और सबको पता है कि एक किताब जो कि 300-400 सफे की है उसकी 500-600 रुपए तो कॉस्ट आ जाती है। और घर तक डिलीवर करते हुए, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट की आपको 2 किताबें मिली तो आपको 1.25 से 1,500 रुपये की तो किताबें के पे खर्चा कर दिया इन्होंने, जबकि आपने नहीं कहा था, इन्होंने खुद ही से कर दिया। तो ये चीज करने के बाद ये इजी हो गए, क्योंकि ये अब अगर फीस ले रहे हैं मुनासिब लेवल पे तो उसके साथ वो चीज दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे रहा। तो अपने बच्चे लड़ पड़ते हैं कि यार उनकी क्या बात करते हैं, वो तो रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, कॉलेज ऐसा नहीं कर रहे हैं, या वो ऑनलाइन ले रहे हैं या वो फिजिकल दे रहे हैं। और फिजिकल बच्चे ऑनलाइन लेने लगे तो उसको थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट दे देते हैं। जब ये खुद ही इन्होंने फील किया कि हम ये सब दे देंगे तो उससे हुआ क्या, ये कंपेटिटिव हो, ये मार्केट में नंबर 1 हो गए, इन्हें टेंशन ही खत्म हो गई, इनके ऊपर एतराज ही नहीं रहा। तो कभी कभी बिजनेस ये देखने से पहले कि कस्टमर क्या सोच रहा है, खुद ही से सियाना बन के और कस्टमर को वो एडिशनल चीजें देना शुरू कर देते हैं। आप नोट करें कि ये चंद लाइनें बताने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं बार बार बहुत सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सप्लाई वाली कन्वर्जन क्या है और डिमांड वाली कन्वर्जन क्या है। क्योंकि जाहिर है उसके बाद मैंने फिर आपसे 5-5 एग्जांपल्स भी तो पूछनी है। इस दफा ऑनलाइन वाला से, खाली ऑनलाइन वाला से, ये डिमांड लेड कन्वर्जन की मुझे 5 एग्जांपल्स चाहिए और आपने ये नहीं सोचना कि कोई और जवाब दे देगा। डिमांड लेड कन्वर्जन की एग्जांपल ऑनलाइन वाले हजरात। करीम, सप्लाई लेड नहीं है, डिमांड लेड। कस्टमर ने तो कभी डिमांड नहीं किया था ऑनलाइन टैक्सी का, करीम ने तो सबसे पहले देनी शुरू कर दी थी। बर्गर भाई मायनीज तो डाली नहीं, केचप तो दी नहीं, और ये क्या केचप दे रहे हो, पैकेट दो। तो यस दिस कैन बी द थिंग कि जो कस्टमर की तरफ से आया। मोबाइल विद हाई एंड कैमरा स्पीकर्स। अब कस्टमर भी अब जाके कहते हैं कि जी मुझे वो वाला मोबाइल चाहिए जिसका कैमरा बड़ा तूफानी है, जिसमें आवाज बड़ी जबरदस्त आती है। शुरू में उन्होंने सोचा था, वो रुल गए, अब वो फंस गए। अब बंदा मोबाइल के स्पेक्स नहीं देखता कि जो कॉल शॉल करने वाले फीचर है। कल वो एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर वो ये चीज देखेंगे, कोई स्क्रीनशॉट मुझे दिखाने लगा अपने मोबाइल पे। तो मैंने मोबाइल उठा के देखा तो उसकी स्क्रीन पे इतनी सारी एप्स थी और कॉल करने का जो वो होता है ना, जो कॉन्टैक्ट वाला, वो ऐप नजर नहीं आई। मैंने कहा कॉल कैसे करते हो, उसने ऐसे करके 2-3 स्क्रीन आगे करके सर ये पढ़ा था। तो मतलब वो कॉल, मोबाइल का जो मेन मकसद था कॉल करना, वो उसके लिए इतना गैर जरूरी था कि वो चौथी स्क्रीन पे था। तो कंज्यूमर ने मोबाइल को कंप्यूटर समझ लिया, तो फिर अब वो डिमांड करेंगे कि इसकी रैम अच्छी हो, इसमें वो फीचर हो जो कंप्यूटर वाला है। तो यस, अब ये डिमांड साइड बन गया, शुरू में ये सप्लाई साइड था। सर कन्वर्टेबल लैपटॉप्स, लग्जरी कार्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सिम्स नेटवर्क ऑफरिंग इंटरनेट पैकेजेस। यस, पहले उन्होंने हल्का सा आवाज लगाई थी, अब कस्टमर कहता है कि मुझे सिम वो चाहिए जिसपे 4G तो कम से कम चलता हो और बहुत ही अच्छा चलता हो। ठीक है, काफी सारी एग्जांपल्स आई हैं, ऑटोमोबाइल, ऑनलाइन पार्ट्स। सप्लाई लेड कन्वर्जन की एग्जांपल यहां से जी। आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो,
आपको प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा गिफ्ट भेज दिया, प्रोडक्ट ली और उसके साथ उसने कोई गिफ्ट भेज दिया, कोई एड ऑन चीज दे दी जो आपको अच्छी लगी, आपने कहा ये अच्छे लोग हैं इनसे चीज खरीदो, तो ये इस तरह से करते हैं। और बाय वन गेट वन फ्री, या छापर साथ दे देना छापर। क्योंकि पॉइंट ये है कि आजकल कोई भी चीज लो तो वो कहते हैं जी बैक कर दें, पता लगता है वो 10 रुपए का। और अगर कोई चीजें खरीदने के बाद आपको खुद ही से ही एक बैग दे देना तो आपकी आंखों में तहसीन आ जाती है। आज के दौर में ये फरिश्ता कहाँ से आ गया, तो उससे आप अगली दफा कोशिश करेंगे कि अंडे डबल रोटी वहां से खरीदें जो छापर साथ में देते हैं। जी वो पीछे मेट्रो के उन्होंने ऑटो पे, इससे पहले कि लोग सोचते, उन्होंने साथ में अपना ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट और लोगों को चीजें डिलीवर करनी शुरू कर दी। और पहले वो खाली होलसेलर्स को डील करते थे और थोड़े ही अरसे में उन्होंने रिटेलर्स को भी डील करना शुरू किया। कन्वर्जन फाइबर ऑप्टिक की तरफ रेगुलर, उससे लोग खुश थे, लोगों को बहुत ज्यादा उतनी तूफानी रफ्तार नहीं चाहिए थी, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थॉट के हमें कंपेटिटिव होना है और वो चले गए फाइबर ऑप्टिक की तरफ। जैसा कि मोबाइल इंडस्ट्री में तो काफी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो यूएसबी वगैरह डिवाइसेस वगैरह उसके अंदर भी अक्सर बिजनेस एक और सेगमेंट में एंटर होते चले जाते हैं जो आपसे रिलेटेड सेगमेंट होता है। ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, ये हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। जी सप्लाई साइड कोई जनरल एग्जांपल, जब आप लेट आते हैं चिप्स लेते हैं, हाँ वो डिमांड साइड नहीं है, ठीक है सही है। इन्होंने कहा अगर आप लेट आ जाए तो आप खुद ही से चिप्स दे देते हैं, इससे पहले कि बच्चे कुछ और डिमांड करें आप जो है वो उन्हें चिप्स दे देते हैं। तो वो चूंकि बच्चों ने नहीं डिमांड की भी होती तो वो सप्लाई साइड है, बिल्कुल सही है। तो कन्वर्जन हो गई, मतलब मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड सप्लायर ऑफ चिप्स बन गया एक वक्त में, ठीक है। देखो इधर तो लेट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, अब तो वो क्लासेस का टाइम ऐसे बना है कि वो 11 वाली क्लास भी उठ के 12 पे आ गई है, लेकिन फिर भी अगर वो 20-25 मिनट लेट हो गया किसी दिन, जी यस स्मार्ट वॉचेस में या वॉच में टच का ऑप्शन। सर परचेज के साथ वाउचर जो मिलते हैं कि आप दोबारा आएंगे तो वाउचर, परचेज के साथ जो वोचर मिलते हैं कि आप दोबारा आएंगे तो वो आपको, मैं पिछले दिनों बच्चा पार्टी पे गया, वहां पे कुछ शॉपिंग की, तो उन्होंने कहा जी ये शॉपिंग जो है वो बच्चों के लिए चीजें लेते हैं तो 10,000 से ऊपर हो गई है तो हम आपको एक इंसेंटिव देंगे। मैंने कहा वो क्या है, उन्होंने कहा ये वोचर है, उस पे 1750 लिखा था। मैंने कहा वाह इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा दो फिर डिस्काउंट, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, जब आप अगली दफा आएंगे और खरीदारी करेंगे तो उस वक्त आप जब ये पेश करेंगे तो फिर आपको जो है वो मिलेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि उसके लिए दिन की कोई कैद है, अगली दफा से क्या मुराद है। तो फिर मैंने नीचे जाके खाना खाया फूड कोर्ट में, फिर वापस ऊपर आया, 3rd फ्लोर पे थी, और मैंने कहा मैं अगली दफा आ गया। तो वो मतलब अब अगली दफा की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी मुबहम थी, तो हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो कि जब आप 10 दिन बाद कम से कम हमारे पास चक्कर लगाएंगे। तो ये सब ये रिपीट पाएंगे ना, बड़ी मजे की है कि उन्होंने खुद ही से वोचर दे दिया। वो अगर मुझे डिस्काउंट देते मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी ये खुशी थी कि ये कागज पकड़ाने से मैं 1750 रुपए की फ्री चीजें ले सकता हूँ। तो यस ये सप्लाई लाइट है। जब मोबाइल ने पहली 2 या 3 सर्विसेज, हाँ कार वाले जो है वो आपको पहली 2-3 सर्विस फ्री देते हैं और वो आपको लगता है कि फ्री है, लेकिन वो उसमें गाड़ी में से इतने पुर्जे निकाल के बदल देते हैं और आपसे जो है वो मतलब कहते हैं जी ये मसला ये मसला ये मसला, लेकिन आपकी सर्विस फ्री है। तो जी ठीक है, असल में सप्लायर देख रहा होता है कि गैप है, वो इंडस्ट्री में मौजूद है, ये इंडस्ट्री में मौजूद है और एक गैप है, मैं इस गैप को कवर कर सकता हूँ। बच्चा किताब अलग से खरीदेगा, क्लास हमसे खरीदेगा, बच्चों को किताब भी चाहिए और क्लास भी चाहिए। हमने खुद ही से सोचा और हमने किताब और क्लास को जोड़ के एक पैकेज बना के और अपनी फीस का डिस्काउंट खत्म कर दिया। वाह है, खर्चा किया 1500 का, डिस्काउंट 2000 का खत्म कर दिया, कमाल हो गया। जी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जो फ्री सैंपल बांटते हैं वो मार्केटिंग है, वो थोड़ा सा आगे हम उसका भी तस्करा करेंगे, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ले जी इधर भी सर लेस पे चीजें लीज पर चीजें देना, यस ठीक है, मैंने कहा वो लेस के अंदर से कुछ चीजें निकल रही हैं, ठीक है। मतलब असल में वही बात है कि जिस ऑडियंस से पूछा था वो ऑडियंस, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
इंडस्ट्री की बात हो रही है, एक इंडस्ट्री या उसका सेगमेंट। अगर आप थोड़ा सा देखें तो हम कह रहे हैं समटाइम 2 और मोर इंडस्ट्रीज या सेगमेंट, एक ही इंडस्ट्री के 2 सेगमेंट जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब अगेन, हाँ, कई दफा क्या होता है कि 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं और कई दफा एक इंडस्ट्री के 2 अलग अलग सेगमेंट जुड़ते हैं। तो कपड़े बेचने वाले अगर जूते बेचना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि कपड़े खरीदते हैं तो लोग आ ही रहे होंगे, तो व्हाई नॉट कि हम जूते भी वहां पर रख दें। तो ये 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई। मर्दों के कपड़े बेचने वाले औरतों के कपड़े भी रखना शुरू कर दें तो वो सेगमेंट में एंटर हुए हैं, उसी इंडस्ट्री के एक और सेक्टर या एक और तरह की मार्केट में एंटर हुए हैं। तो एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट्स में भी हो सकता है ये काम, और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। फ्रेंचाइज भी दे रहे होते हैं और अपनी आउटलेट खुद भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैकडॉनल्ड्स वाले। इस तरह की अप्रोचेस भी हो सकती हैं। तो अगेन ये एक बेसिक फिनोमेना है जो कि हमें हर तरफ नजर आ रहा है, तकरीबन हर जगह हमें ये वाली चीजें मोर और लेस नजर आती जा रही है। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स वगैरह ये आपकी सेल्स प्रमोशंस कहलाती हैं, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। यानी इसमें बेसिकली आप कोई नई चीज नहीं दे रहे, आप फैसिलिटी दे रहे हैं या उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब इससे एक कनेक्टेड टॉपिक जो सामने आपको नजर नहीं आएगा, और जैसे मैंने आपको दिखाया आप फौरन से वाली साइड खोल लेंगे। नहीं, मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ। कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्विच हुए हैं, डिमांड में फॉल करेगा तो सप्लाई लाइन जी, ये डिमांड, क्योंकि उस वक्त लोगों की तरफ से ये ख्वाहिश जनरेट हुई कि चीजें इस तरफ आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर बैठे थे और वो कहते हैं कि हमारा तालीमी सेशन जाया नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं हम खुद जाया करें तो ठीक है, आपकी वजह से जाया नहीं होना चाहिए। तो हमने उन्हें ऑप्शन दे दी, फिर उन्होंने अपनी पसंद से जाया कर। मार्केट सेगमेंटेशन, आपको सेक्टर समझ आए? अब आप एक मार्केट के अंदर है, मार्केट को कई दफा आप डिफरेंट तरह के लोगों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। आपकी एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल वो एक खाने पीने की मार्केट है या फॉर एग्जांपल मोबाइल्स की मार्केट है, आप उसको अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हफीज सेंटर में बैठा हुआ एक दुकानदार ये सोचता होगा कि मेरी दुकान में आने वाले लोग 3 तरह के होते हैं, क्या 40 साल से ऊपर होते हैं, या एक यंग बंदा होता है जो 20 से 40 साल के दरमियान है, मैंने बड़े आराम से अपने आप को भी ना यंग वाली कैटेगरी में डाल दिया, या 20 साल से छोटे जो है वो बड़े खिलंडरे से बच्चे आते हैं। तो उसने अपने तौर पे सोचा हुआ है कि ठीक है जी 40 साल से ऊपर के जो लोग आएंगे उनको मैंने कौन से बोल बोल से मोबाइल दिखाने हैं जिसमें उनके काम की चीजें होनी चाहिए। जो 20 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको मैंने किस तरह के मोबाइल दिखाने हैं जिसमें कौन सी एप्स और किस तरह के शुगल मुगल वगैरह ज्यादा होने चाहिए। 20 से 40, तो उन्होंने क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया अपने कस्टमर्स को कि ये 3 तरह के कस्टमर्स। अपनी ही मार्केट को, अपनी ही फिजिकल दुकान में आने वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड। क्यों? ताकि वो सही बंदे को सही चीज प्रोवाइड कर सके। तो कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स को किन किन बेसिस पे डिवाइड कर सकता है? ये कॉलेज किस बेसिस पे अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर सकता है? ऑनलाइन पढ़ने वाले, फिजिकल पढ़ने वाले, लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ने वाले। सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकता है, टीचर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, यस। टाइम के हिसाब से, ये सुबह वाली क्लासेस है, ये शाम वाली क्लासेस है। फी के हिसाब से कि ये फुल पेमेंट वाले हैं या इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं। जेंडर के हिसाब से कि ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। ऑब्वियसली दोनों पे स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। और जी है ऑनलाइन में इजी ले रहे हैं। असल में जो हमारा मकसद था ना कि हम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में शायद उस तरह से नहीं केयर कर सकेंगे या उतनी डिसेंसी नहीं दे सकेंगे, ऑनलाइन में डिसेंसी मिल जाती है। जो हमारा मोटो था कि यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस ना हो, या तो हम कैंपस को बहुत ही शशकेदार कर दे, बहुत ही ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा से चीजें मौजूद हो जो कि हम दोनों जेंडर्स को प्रॉपर सेग्रीगेट कर सके, उनको खास तौर पे अलग से ट्रीट कर सके। हमारा बिल्कुल थोड़ा सा फासले पे और कैंपस हमारा ये काम हो रहा है। तो ये कैंपस जो है वो छड़ों के लिए बनाया। ये कैंपस जो है वो उन बच्चों के नाम पे जो हॉस्टलाइट है, क्योंकि वो हॉस्टलाइट बच्चे जो है ना वो बस अजीब अजीब सी जो है वो लग रहे होते हैं, उनको देख के हर कोई परेशान हो जाता है। तो हमने कहा ये सारे एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, तो सारे हॉस्टल वाले इस कैंपस में इकट्ठे करते हैं जी। एरिया वाइज
सेग्रीगेट किया जा सकता है। यस, हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारे कैंपस में इतनी बड़ी मेजोरिटी पख्तून की आती है, इतनी बड़ी मेजोरिटी जनूबी पंजाब की आती है। जैसे इस वक्त सेशन के स्टार्ट में सैलाब वाला था तो हमने 1 हफ्ता डिले किया है ओइंग टू सम रीजन, और उनमें से एक रीजन ये भी थी कि चूंकि ये जो सैलाब ने जिन इलाकों को हिट किया, हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस उन इलाकों से उठ के आ रहा है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी देते हैं, जो पहले गिरी में कराते हैं तो आप यूं भी कर सकते हैं, जो अर्ली जो जमा कराने वाले हैं उनको अलग ट्रीट करने, बाद में अलग अलग तरह से सेगमेंट्स कर सकते हैं, टीचर वाइज सेगमेंट कर सकते हैं कि ठीक है जी ये जवाब साहब के स्टूडेंट हैं, इनका कोई मसला हुआ तो मुश्किल में आ जाएंगे। ये आदिल साहब के बच्चे हैं, खैर है वो आदिल साहब भी शरीफ आदमी है, बच्चे ज्यादा तो उन्हें कहेंगे, वो कहेंगे यार पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, चल जाएगा काम, 2-3 दिन तक गुजारा हो जाएगा। तो टीचर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। असल में जाहिर है कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो जरा ज्यादा, उससे लोग डरते ज्यादा है। टीचर तो जैसे ही सारे शरीफ होते हैं, लेकिन खौफ किसी का ज्यादा होता है। सीए फाइनल में मेरे से डर जाते हैं वो बिला वजह, हालांकि मैं उधर भी उतने ही शरीफ होते हैं जितने यहाँ जी। पैदल आने वाले बच्चे जिनके पास कन्वेंस है, यस, कॉलेज को देखना है कि अपने कैंपस की लोकेशन क्या रखे, किस टाइम पे क्लास रखे, बाइक पे कितने लोग आते हैं, पैदल कितने लोग आते हैं। अभी पिछले दिनों एक कॉलेज जब अपने कैंपस को प्लान कर रहा था तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। वो चाह रहे थे कि इस इलाके में कैंपस मिले ताकि पैदल वाला बच्चा भी उन तक पहुंच जाए, और फिर जब इस इलाके के बहुत महंगे रेट्स मिले और बहुत मुश्किल था तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एरिया आगे किया, बट उसके बाद वो पैदल बच्चे की रीच आउट हो गए। तो ऐसा होता है, आपको ये सारी चीजें सोचनी होती हैं। सर सीए में स्टेज वाइज सेगमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। पीआरसी के बच्चे, कैफ के बच्चे, पीआरसी के बच्चे इनको पढ़ने का नहीं कहना, कैफ के बच्चे हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दे, थोड़ा थोड़ा सा कह दिया करे। सीफैप के बच्चे आप इन्हें कहें ना कहें, ये बेचारे खुद ही आके कह के सर जी हमने पढ़ना है, हमारा पेपर है। तो कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्लास वाइज सेगमेंट बना सकते हैं। तो सेगमेंट कई तरह से बन सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के बिजनेस मुख्तलिफ तरह से सेगमेंट बना सकते हैं। कॉलेज को छोड़ दें, कोई भी बिजनेस सेगमेंट आप मुझे 10, 12, 15 तरह के सेगमेंट्स बता सकते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। जेंडर, एज, टाइम, डिमांड के हिसाब से, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इनकम, क्वालिफिकेशन, फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड हैं, कल्चरल बेसिस पे, लाइफस्टाइल, इनकम ग्रुप, प्रोविंसेस, लोकेशन वगैरह, समटाइम रिलीजन, समटाइम इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑनलाइन फिजिकल के हिसाब से, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, मेरिट्स के हिसाब से जी। बस क्या फायदा होता है सेगमेंटेशन का, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जे डॉट पुराना नाम होता था जे जुनेद जमशेद, फिर फॉर सम रीजन उन्होंने उसको जे डॉट किया। अब एक टाइम पे मैं बड़े शौक से जब भी कभी मुझे किसी सुपर स्टोर जाना पड़ता था या किसी शॉपिंग की जगह पे जाना पड़ता था बेगम की वजह से, जाहिर है मतलब हम लोगों ने तो एक चीज, एक जूता ले लिया तो 10 साल तक उसने कहाँ जाना है। अब वहां जाते थे तो जब भी मुझे टाइम गुजारना होता था कि वो अगर किसी एक जगह पे शॉपिंग कर रही है तो मैं फौरन से जे डॉट को ढूंढ के और वहां पे अंदर चला जाता था। मुझे मेरी पसंद के सोफिस्टिकेटेड अच्छे मैच्योर कुर्ते मिल जाते, द मोस्ट वाइड रेंज ऑफ मोस्ट डिसेंट कुर्ते आज से 7-8 साल पहले वहां मिल जाया करते थे। फिर वो भी समझदार हो गए, उन्होंने कहा इन जैसे लोग कम है और उछलते कूदते लोग जरा ज्यादा हैं, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खट्टे रंग देने शुरू कर दिए, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, और अच्छा चलें वो तो हो गया। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि जो मर्द हैं ये आके बार्गेनिंग भी करते हैं, ये अच्छी से अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, कम से कम पैसों में ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा ब्रांड को इग्नोर करेंगे, साथ वाली दुकान से आधी कीमत में अनब्रांडेड चीज उठा लेंगे। तो उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए हमें एक और सेगमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। उन्होंने खवातीन के कपड़े भी रखने शुरू कर दिए, उन्होंने बच्चों के कपड़े भी रखने शुरू कर दिए, एक्सेसरीज भी रखनी शुरू कर दी। अब पिछले दिनों जे डॉट पे मेरा चक्कर लगा तो वहां एक किनारे पे कहीं साइड पे एक हैंगर में कोई 5 कुर्ते ऐसे थे जो कि मर्दाना लग रहे थे। मर्दाना तो कई जगह पे कुर्ते टंगे हुए थे, लेकिन जो उसमें मर्दाना लगने वाले कुर्ते थे वो तकरीबन जो है वो 5 के करीब से, बाकी मतलब बिल्कुल टोटल उस स्टोर का 10% मर्दों के लिए मुख्तस था,
40 to 50% औरतों के लिए और बाकी बच्चों के लिए और ये एसेसरीज वगैरह के लिए। अगर वो ये सेगमेंटेशन ना करते तो वो शायद उन्हीं 10% लोगों को सर्व कर पा रहे होते। वही खुश्क बोर फजूल लोग जो कि बार्गेन भी करेंगे, चीज भी नहीं खरीदेंगे, बहस भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हम जिस मार्केट में बैठे उस मार्केट में कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो ज्यादा भाव नहीं करेंगे, जो चीज भी महंगी लेंगे और चीज अच्छी होना भी शर्त नहीं है, बस दिखने में दिल फरेब होनी चाहिए। तो वो उन्होंने उन सेगमेंट पर काम किया। फिर मतलब मर्दों में भी कितने लोग हैं जो वाकई खुश्क से बोर से कुर्ते सलवार पहनना चाहते हैं। इस कैंपस में शायद 2-3 लोग होंगे जिनमें से एक मैं और जवाद साहब हो गए, एक आध शायद आप में से भी कोई वो होगा। अदरवाइज स्टूडेंट जो है वो भी रंग बिरंगे कुर्ते बड़े शौक से पहनते हैं। और मतलब बड़े एज के होने के बाद भी अपने आप को छोटी एज का दिखाने के लिए भी लोग थोड़े से कलरफुल से पहन रहे होते हैं ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने सेगमेंट को समझा और उस सेगमेंट पे काम किया, उससे बड़े फायदे हुए। मुझे आपसे ये जानना है कि सेगमेंटेशन के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ये भाई अभी कुछ कहना चाहते हैं? अगर यानी कि सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो हम जो स्पेसिफिक मार्केट है जो हमारे कस्टमर्स को टारगेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा हम रेलेवेंट कस्टमर्स को या अच्छे मार्केट चंक को टारगेट कर सकते हैं। आपने मुझे 10-12 फायदे बताने हैं, आपने ऑनलाइन सबने सेगमेंटेशन के फायदे। जी, ज्यादा डिमांड को आपका बिजनेस बेहतर हो जाता है, एक सेगमेंट में आपको लॉस हो रहा होता है, दूसरे सेगमेंट से आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। तमाम एजेस के सेक्टर है ना, उन्होंने कैच कर लिए बच्चे लोग, आप तमाम तरह के लोगों को कैप्चर कर लेंगे, फिर आप अपना रिकरिंग कस्टमर बनाएंगे। बच्चे बबल गमर के जूते पहनते थे, उन्हें बड़े अच्छे लगते थे, बच्चे बड़े हुए बबल गमर छिन गया। व्हाई नॉट के बबल गमर मर्दों के लिए, दरमियानी एज के लिए, बड़ों के लिए भी जूते बनाए, उनकी ब्रांड लॉयल्टी है, वो उसी के साथ चलते रहेंगे। तो ज्यादा डिमांड मीट की जा सकती है ऑनलाइन में, गुडविल इंप्रूव हो जाएगी, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम फोकस होंगे। हर सेगमेंट की अलग अलग मार्केटिंग की जा सकती है कि अच्छा ये वाला सेगमेंट इस पे डिस्काउंट नहीं देना, ये सेगमेंट इस पे लाजमी डिस्काउंट देना है, आप उसका से टारगेट कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव बन जाएगी मार्केट कंपेटिटिव हो जाएंगे, हम मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगी, बिजनेस ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, ज्यादा अच्छी तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डील कर सकेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस डेवलप करेगा। जी, उधर से किसी हद तक मोनोपोली को खत्म किया जा सकता है, बोर्डम को भी खत्म किया जा सकता है, अपने बिजनेस को ज्यादा, हमारे बिजनेस को सीखने का मौका मिलेगा, हम नई नई डायमेंशन में एंटर होंगे, कुछ तजर्बे करेंगे, कुछ अच्छे तजर्बे होंगे, कुछ बुरे तजर्बे भी होंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी। अब वही बात है कि अगर नीचे वो बैठ के हर बच्चे को कहें कि यही 22,000 फीस है और ये डिफाइन ना करें कि कौन सा डिजर्विंग बच्चा और कौन सा डिजर्विंग नहीं है, तो दोनों तरह की चीज में मुसीबत में आ जाएंगे। या अगर सबको डिस्काउंट देंगे तो भी सही नहीं है, जो नहीं डिस्काउंट डिजर्व करता था उसको भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर सबको ही फुल फीस चार्ज करेंगे तो भी तो इन्हें कैटेगरीज बनानी होंगी कि ये मुश्किल में है बच्चे और ये अच्छे वेल ऑफ बच्चे हैं। जी, पता होगा कि कितना स्टॉक रखना चाहिए किस कैटेगरी का, हर कैटेगरी को आप कैटर कर सकेंगे, कस्टमर्स को आसानी हो जाएगी, वैरायटी आ जाएगी, और एक ही दुकान में जो है वो पूरी फैमिली एंटर हो जाया करेगी। मतलब वही है ना कि भाई बेगम उधर गई हुई है, शौहर जो है वो कपड़े ढूंढ रहा है, बच्चा जो है वो कहीं तो उधर देख रहा है कि कोई अच्छी चीज नजर आए, और मैं दोनों को कहूंगी जी अब मुझे खरीदनी है। जी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ सेगमेंट से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, और जब आपके पास हर तरह का माल रखा हुआ है तो आप कुछ सेगमेंट में कमा रहे होंगे, कुछ में नहीं। एक होटल में गए तो वो बड़े नॉमिनल से पैसों में उन्होंने चावल दिए, और तकरीबन चावल की कॉस्ट और मेकिंग वगैरह ऐसा लग रहा था कि इन्होंने 5 रुपए भी प्रॉफिट नहीं रखा, और हम बड़े हैरान, हमने कहा यार ये अजीब पागल आदमी है, पता नहीं कैसे चलते होंगे। पता लगा उनका 40 रुपए का रायता था, और दिन में वो 2000 चावल की प्लेटें देते थे, और रायता अलग से चार्ज होता था, वो कमाते ही रहते थे। रायता उन्हें 7 रुपए का कॉस्ट करता था, तो चावल उन्हें ब्रेक इवन पे चलाया हुआ था और रायते में कमाई जा रहे थे। अक्सर बिजनेस बोतल में 10 रुपए के मार्जिन से कमा लेता है अच्छा खासा। तो ये उन्होंने देख लिया कि कहाँ पे किस सेगमेंट पे काम करके प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर की जा सकती है। जी, अगर प्रॉफिट हो तो आउटलेट्स इंक्रीज करेंगी, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, ज्यादा कस्टमर्स टारगेट होंगे, लोगों तक रीच होगी। थोड़ा सा देखें ये अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट लुकिंग एट द बुक,
आपको अगर पेपर में सवाल आया कि सेगमेंटेशन क्या है, तो आप कहें हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे, डिफरेंट बेसिस पे कैटेगराइज कर देंगे। अब और मजीद आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसा कि एज फलाना 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 फलाना, और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फायदे क्या होते हैं तो वो भी बता देंगे। तो इसका मतलब है ये मजे लॉ में नहीं थे कि टॉपिक खुलने से पहले आपको आता होगा। अब आपने सिर्फ देखना और मुस्कुराना है, जो लाइन अच्छी ना लगे अपनी लाइन से रिप्लेस कर दें। हमने क्या पढ़ा? Market segmentation. Market segment is a section of total market in which potential customers have certain unique and identifiable characteristics. And market segment एक खास तरह का वो ग्रुप है जिधर जिनकी मिलती जुलती नीड्स हैं, जो एक जैसी सोच रखते हैं, जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस को कहते हैं which is dividing the market into separate segments for the purpose of developing different products for each segment. अपनी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दिया ताकि आप सबके लिए अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स कर सकें। होटल ने नाश्ते के लोगों को अलग कर दिया, दोपहर के खाने के लोगों को अलग, रात के खाने के लोगों को अलग, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स वहां पे तैयार कर सकें। A business entity might try to sell its product to all customers in the market. ऐसा भी हो सकता है कि एक बिजनेस सारों को एक जैसी प्रोडक्ट दे, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस माइट इंस्टेड चूज टू टारगेट दिस प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट। या तो आप सबको एक ही चीज बेचें, या ज्यादा बेहतर बात क्या है कि आप अलग अलग सेगमेंट बनाएं और उन सेगमेंट्स के लोगों को वो वाली प्रोडक्ट दें। वेरियस वेज ऑफ सेगमेंटिंग मार्केट, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ज्योग्राफिकल एरिया, क्वालिटी, किसी को हल्का माल चाहिए, किसी को अच्छा माल चाहिए। कोई कहता है मैं पैसे ज्यादा दूंगा, क्वालिटी ये होनी चाहिए। कोई कहता है यार बस पैसे कम हो, जो मर्जी दे दो, कोई नहीं कह रहा है। फंक्शन के हिसाब से, जैसे कोई बात है कि अगर हम जूतों में बात करें तो रनिंग शूज अलग है, फुटबॉल बूट्स अलग है, हाइकिंग अलग है, राइडिंग अलग है, स्नो बूट्स अलग है, फॉर्मल वेयर अलग है, घर में पहनने वाले अलग हैं। सिर्फ जूतों में इतनी वैरायटी है। कस्टमर के हिसाब से कि ये कंज्यूमर है, ये कमर्शियल कंज्यूमर है, ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जैसे बिजली वाले करते हैं कि ये घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल सार्फिन है। सोशल स्टेटस या सोशल ग्रुप, कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास है उनकी, एज, बड़े हैं, बच्चे हैं, दरमियाने हैं, लाइफस्टाइल, बहुत सारी वेज है जिसमें हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा, जरूरी नहीं से याद करें, आप खुद से भी 5-6 लिख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो खुद से नहीं लिख पाएगा, वो बेशक याद कर ले, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है तो आप खुद से लिख सकते हैं। हाँ, बजट के हिसाब से, क्योंकि वो फिर देखना चाहते हैं कि किस तरह का कस्टमर है, उसकी क्या नीड है, और उनके पास हर तरह का माल पड़ा हुआ होता है क्योंकि उन्होंने हर तरह के कस्टमर को डील करना है। मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ बेनिफिट्स मैंने दिए और उसके साथ लिखा हुआ है ट्यूटर नोट। ट्यूटर नोट आपको किताब में जहां नजर आए आप समझ जाइएगा कि ये चीज आईकेप की किताब में नहीं है, बट बीइंग टीचर मुझे लगता है कि ये एहतियातन आपको पता होना चाहिए। आईकेप हो सकता है समझे कि जब बच्चों को सेगमेंटेशन का पता है तो अगर हम उससे पूछेंगे बताओ इसके क्या फायदे हैं, तो बच्चा अपने दिमाग पे खुद ही से जोर डाल के उसके फायदे बता सकेगा। तो खैर, इसको सिर्फ एक हल्की सी आपने रीडिंग दे देनी है। हमने इतने सारे फायदे तो देखे। हम कस्टमर की नीड ज्यादा बेहतर मैच कर सकते हैं, बेहतर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए आ सकती हैं, ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग एजेस में हमारे पास ही आ रहा है। अगर बीकन हाउस ही अपनी यूनिवर्सिटी दे देगा तो बीकन हाउस से पढ़ा हुआ उसी की यूनिवर्सिटी में जाने को प्रेफर करेगा जिस सिस्टम को पसंद कर रहा है। अगर स्कैन ही अपना सीए फाइनल दे देगा तो उससे जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर वो कॉलेज जो पीआरसी में अच्छा है, अगर वो अपने ही कैफ पे फोकस कर लेगा तो अपना बच्चा अपने पास रहेगा, तो ज्यादा देर तक रिटेन रख सकते हैं। मार्केटिंग की कम्युनिकेशन को टारगेट कर सकते हैं, कौन से लोगों को किस तरह का पैगाम भेजना है। एक ही पैगाम सबको भेजे, लोग अनॉय हो जाएंगे। हर किसी की अलग अलग नीड है, किसी को कोई चीज, किसी को कोई चीज। मार्केट सेगमेंट में आप अच्छा शेयर हासिल कर लेते हैं, अच्छी केयरफुल प्लानिंग करके आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों में इन हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ डिस्कशन। किताब में मैं आपको फिर भी एहतियातन दिखा दूंगी हमने क्या पढ़ा। मैक्सिमम एक पेज भी नहीं। जो हमारा पहला पेज था उसमें नीचे कन्वर्जन्स की बातें हमारी रहती थी, हमने वो कवर की। देन उसके बाद पेज 42 है मेरे पास इस हैंडआउट की, जिस तरह से नंबरिंग हुई है उसके हिसाब से। अब पेज 41 और 42। 41 में नीचे लिखा हुआ है मार्केट सेगमेंटेशन, और नेक्स्ट पेज पे उसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं जिनको बस आपने एक दफा देख लिया।
ये अब आपकी मर्जी है, अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो फिर जीरो, कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि अब अगेन जो बेनिफिट है उसमें आईकेएप ने अपनी किताब में एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ। वो एहतियात करते हैं ऐसी चीज पूछना जो किताब में ना हो, लेकिन वो किसी सवाल के अंदर बाय द वे दूसरे पार्ट में हल्का सा ये अज्यूम करते हुए कि सेगमेंटेशन पढ़े हुए बंदे को उसके बेनिफिट्स का पता ही होगा, इसलिए एहतियात। तो ट्यूटर नोट जहां नजर आए इसका मतलब होगा कि वो किताब का हिस्सा नहीं है आईकेएप की, वो मैंने अपनी ख्वाहिश से मजीद चीज ऐड की है ताकि लोगों को थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जी इन्होंने कहा हम तो इतनी सीधी सीधी बातें पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिनेरियो कैसे बनेगा, इसके लिए हमें मंडे का इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूं कि सिनेरियो कैसे बनता है, पर ट्यूसडे को मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं कि उनको फिर हमने खेलना कैसे है। ये एंड ऑफ। जी हिसाब का डिमांड सप्लाई था या डिमांड लेट था या सप्लाई लेट था? इस वक्त ये डिमांड लेट, डिमांड क्योंकि उन्हें समझ आ गया